क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग हैं, वो सेम ड्रग ले रहे हैं, लेकिन एक को उससे फ़ायदा मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा। क्या आपने कभी सुना है कि फलां दवाई खा के मुझे उस दर्द से आराम मिल गया था, लेकिन जब हम खुद उसे खाते हैं तो उससे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं मिलता। कि ज़्यादातर ड्रग हम ओरली क्यों ले रहे होते हैं, चाहे वो सिरप की बात की जाए या सस्पेंशन की बात की जाए या टैबलेट की बात की जाए या कैप्सूल की बात की जाए, हम मोस्ट ज़्यादातर ड्रग को ओरली क्यों ले रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सवालात के जवाबात को, जिसको हमें वन वर्ड में कहूँगा। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो मेरा नाम है इमरान खान। विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। वो स्टूडेंट जो लेक्चर को नोट नहीं करेंगे, सो एट द एंड में नोट्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ अपने लेक्चर को। आज का लेक्चर है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या जिसको हम बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म या इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है दरअसल? ड्रग मेटाबॉलिज्म रेफर टू केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग एंड xenobiotics primarily in the liver to make them water soluble and excretable। डियर स्टूडेंट, ड्रग मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसमें केमिकली अल्टरेशन होती है। अल्टरेशन बोलते हैं चेंज को, कि उस ड्रग ने क्या होना है, चेंज हो जाना है एक फार्म से दूसरे फार्म में। इसके अलावा जीनोबायोटिक दरअसल हमारे पास वो फॉरेन केमिकल्स होते हैं। वो फॉरेन केमिकल्स का मतलब कि हमारी बॉडी के अपने नहीं है, बाहर से आने वाले वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, या तो ओरली माउथ से या बाय इनहेलेशन। इसमें से कुछ ये फॉरेन केमिकल, कुछ जीनोबायोटिक्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल या कुछ हमारे पास हार्मलेस होते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान भी कॉज कर सकते हैं। सो वो जीनोबायोटिक जो हमारी बॉडी के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। सो वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे प्राइमरली इन द लिवर। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कहाँ होता है? ज्यादातर लिवर में होता है। वो प्रोसेस कि जिसमें ड्रग ने क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाना है। कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस? लिवर। टू मेक देम वाटर सोल्यूबल एंड एक्सक्रीटेबल। अब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्यों होता है, मेन पर्पस क्या है उसके बिहाइंड? उसका पर्पस ये है कि ड्रग क्या हो जाए, ज्यादा वाटर सोल्यूबल हो जाए और एक्सक्रीटेबल हो जाए। डियर स्टूडेंट, इसको मैं आगे बहुत तफसील से एक्सप्लेन करता हूं, फिलहाल आप डिफिनेशन को समझ लीजिएगा। दूसरी डिफिनेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू अनदर फॉर्म, कि जब ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आइए हम समझते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के इस वर्ड के मीनिंग। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, तब्दील हो जाना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाना। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जब ड्रग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। या ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। अब ये ड्रग बाहर तो नहीं चेंज होगी ना, जब हम इसको लेंगे तब हमारी बॉडी के अंदर जाके चेंज होगी। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इट प्रीडोमिनेंटली, डोमिनेंट बोलते हैं कसरत से, सबसे ज्यादा ये प्रोसेस कहां होता है? इट प्रीडोमिनेंटली कैरी आउट इन हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट्स, व्हाट आर हेपेटोसाइट्स? हेपेटोसाइट्स किसको बोलते हैं? लिवर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। सो ये प्रोसेस कहां होता है? हेपेटो मीन लिवर, इनसाइड मीन सेल, ठीक है। सो ये प्रोसेस ज्यादातर कहां होता है, सबसे ज्यादा कहां होता है? सो ये लिवर में होता है। बट इट आल्सो अकर इन किडनी, इंटेस्टाइन्स, लंग्स एंड स्किन। लिवर के अलावा ये प्रोसेस किडनीज में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है और स्किन में भी हो सकता है। कौन सा प्रोसेस? ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, एक टॉक्सिक कंपाउंड का, एक जहरीले कंपाउंड का, जहरीले कंपाउंड से लो टॉक्सिक कंपाउंड में चेंज हो जाना, कि उसका जहरीलापन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, इस ड्रग मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या है? अब मेन बात यहां पे आ गई। इट प्ले रोल इन इनहांसिंग ड्रग एलिमिनेशन। दरअसल इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के नतीजे में ड्रग जो होती है वो वाटर सोल्यूबल बन जाती है, और वो ड्रग जो वाटर सोल्यूबल होती है वो ही हमारी किडनी से क्या हो जाती है, फिल्टर आउट होके यूरिन के जरिए बॉडी से क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। वो ड्रग जो लाइपोफिलिक होती है वो दोबारा क्या हो जाती है, हमारे नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्ब हो जाती है। डियर स्टूडेंट, आपने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि वो ड्रग जो लाइपोफिलिक इन नेचर होती हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट, किडनी के जरिए एक्सक्रीट आउट नहीं होती। सो लाइपोफिलिक ड्रग्स ने क्या होना है, पहले वाटर सोल्यूबल बनना है, हाइड्रोफिलिक बनना है। क्यों? ड्रग की एलिमिनेशन के लिए। एलिमिनेशन बोलते हैं निकल जाने को।
सो ड्रग का बॉडी से निकल जाने के लिए क्या होना जरूरी है कि वो क्या होनी चाहिए, वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। इसके अलावा रिड्यूस ड्रग टॉक्सिसिटी, इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में ड्रग की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। मैं आगे आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा एंड मॉड्यूलेटिंग ड्रग पोटेंसी एंड ड्यूरेशन, इसके अलावा इससे ड्रग की जो पोटेंसी होती है, ड्रग की जो ताकत होती है कि कितनी कम अमाउंट के ऊपर हमें कितना ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, सो ड्रग की पोटेंसी और ड्यूरेशन भी इससे क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अभी हम रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इस मेटाबॉलिज्म के हमें क्या फायदे मिलते हैं, क्या नतीजा मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज वाटर सोल्युबिलिटी, ड्रग जो होता है उसकी वाटर सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। लाइपोफिलिक ड्रग वाटर सोल्युबल बन जाते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे मॉर्फिन है, कोडीन है, सैलिसाइक्लिक एसिड है, ये पेन रिलीफर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास लाइपोफिलिक होती है। लाइपोफिलिक ड्रग जो होती है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती रीनल एक्सक्रीशन के जरिए थ्रू किडनी, ठीक है। सो ये ड्रग क्या हो जाती है, वाटर सोल्युबल बन जाती है। इसके अलावा इनहांस रीनल एक्सक्रीशन, वही बात आ गई, जब ड्रग वाटर सोल्युबल हो जाएगी सो वो इजिली रीनल एक्सक्रीशन के जरिए क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी से निकल जाएगी। इसके अलावा एक्टिव ड्रग चेंज इनटू इनएक्टिव, एक्टिव ड्रग इनएक्टिव के अंदर चेंज हो जाती हैं। दरअसल कुछ ड्रग जिनका इफेक्ट हमें मिनटों तक मिलता है, कुछ ड्रग्स का इफेक्ट हमें घंटों तक मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह होती है ड्रग मेटाबॉलिज्म। वो ड्रग जिनकी मेटाबॉलिज्म जल्दी होगी, जो जल्दी मेटाबोलाइज होंगी, सो उनका इफेक्ट जल्दी खत्म होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे कुछ ड्रग्स हैं जिनका इफेक्ट हमें मिनटों तक होता है, क्यों, क्योंकि वो ड्रग जल्दी क्या हो जाती है, एक्टिव से इनएक्टिव। जिस तरह मॉर्फिन है, खैर मॉर्फिन का इफेक्ट तो हमें देर तक मिलता है, लेकिन मॉर्फिन एक्टिव है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में ये मॉर्फिन कन्वर्ट हो जाती है मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड में। ये मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड जो होता है ये हमारे पास मॉर्फिन की बनिस्बत कम इफेक्ट देता है। मॉर्फिन क्या करता है, पेन को रिलीव कर देता है, एनाल्जेसिक है। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ प्रोड्रग, ऐसी ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी में जाके कोई इतना खास इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही ड्रग कन्वर्ट हो जाती है सो इनका इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास एल डोपा है, लेवोडोपा प्रोड्रग है, हमारी बॉडी में जाएगी, जब ये कन्वर्ट होगी डोपामीन में तभी हमें असर देगी, नहीं तो ये हमें कोई इतना खास असर नहीं दे रही होती। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग्स, कुछ ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव होती हैं। इनएक्टिव का मतलब उनका कोई असर हमें नहीं मिल रहा, लेकिन वो जैसे ही हमारी बॉडी में जाएंगी, जब उनके ऊपर डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे सो वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो। जिस तरह हमारे पास डायजिपाम है, डायजिपाम एंजियोलिटिक है। वो लोग जो एंजाइटी के शिकार होते हैं तो वो डायजिपाम ले रहे, तो डायजिपाम कन्वर्ट किस में होती है, डेस मिथाइल डायजिपाम में। अब ये डेस मिथाइल डायजिपाम इज एन एक्टिव ड्रग। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है कि जब वो मेटाबोलाइज हो जाएं, जब वो टूट जाएं, जब वो एक फार्म से दूसरी फार्म में चली जाएं, उनके नतीजे में कुछ रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं कि जब हमारे पास एक ड्रग टूट जाए, एक बड़ा मालिक्यूल था वो टूट के छोटे छोटे बहुत सारे मालिक्यूल बन गए, ये जो छोटे छोटे बने इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। कुछ ड्रग्स के रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं। रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या, ऐसे मेटाबोलाइट जो हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाएं, कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करें। जिस तरह मिसाल के तौर पे एसिटामिनोफेन पेनाडोल का जेनरिक नेम है, एसिटामिनोफेन ही है दरअसल। जब ये टूट जाता है इससे बनता है NaPQI, ये हमारे पास एक मेटाबोलाइट है इसका, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, ये हमारे लिवर में एक्यूमुलेट हो जाता है और टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा होता है, ये हमारे लिवर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इसके अलावा ड्रग बिकम मोर एक्टिव, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ड्रग्स जो होती हैं ज़्यादा एक्टिव भी बन सकती हैं। कैसे, जिस तरह मिसाल के तौर पे मॉर्फिन है, मॉर्फिन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ही मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड बन रही होती है जो कि ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा कोडीन है, कोडीन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के जरिए ही कन्वर्ट हो रही होती है मॉर्फिन में। अगर देखा जाए कोडीन की बनस्बत मॉर्फिन 3 से 4 गुना ज़्यादा पेन को कम कर रही होती है। सो डियर स्टूडेंट, ये प्रोसेस कैसे हुआ है, कैसे एक ड्रग एक्टिव से इनएक्टिव होती है, कैसे इनएक्टिव से एक्टिव होती है, अभी हम इन सारे प्रोसेस की मैकेनिज्म पे जाएंगे कि दरअसल ये प्रोसेस हो रहे हैं तो ये कैसे हो रहे हैं, कैसे एक ड्रग जो कि इनएक्टिव से एक्टिव बन गई, कैसे एक प्रोडक्ट एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो गई। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम जाएंगे इनकी तरफ।
डियर स्टूडेंट, अभी आपसे मैंने कुछ रिजल्ट डिस्कस किए। ये जितने भी रिजल्ट्स थे इनके पीछे कुछ वजह हैं, और वो वजह है कुछ रिएक्शंस। ड्रग के साथ कुछ ऐसे रिएक्शन हो रहे थे जो उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं। ये दरअसल 3 टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहे होते हैं जिनको क्लासिफाई किया गया है फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन एंड फेज 3 रिएक्शन। सो द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस टिपिकली डिवाइडेड इनटू फेज 1, जिसको हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। मॉडिफिकेशन बोलते हैं तरमीम को। किस चीज़ को? तरमीम। तरमीम बोलते हैं तब्दील हो जाने को। तरमीम बोलते हैं उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ जाने को, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाने को। इसके अलावा फेज 2, फेज 2 के अंदर होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन बोलते हैं मिलाप को, मिलने को, साथ में मिलना, कुछ और चीज़ें उसके अंदर मिल रही होती हैं। और बाज़ अवकात एंड समटाइम्स अ सबसीक्वेंट फेज 3, और बाज़ अवकात फेज 3 भी होता है। और फेज 3 के अंदर एक्सक्रीशन होती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन करवा रहे होते हैं। सो दरअसल ये जितने भी रिजल्ट्स थे इनके पीछे की वजह क्या है? ये 3 रिएक्शन हैं जो कि ड्रग को क्या कर रहे होते हैं? मोर हाइड्रोफिलिक बना रहे होते हैं, पोलर को मोर पोलर बना रहे होते हैं, ड्रग्स को एक्टिव बना रहे होते हैं, इनएक्टिव बना, और इसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट। सो इन सारी वजूहात के पीछे ये रिएक्शंस हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? वो ड्रग जो कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, जो क्या है? वाटर सॉल्युबल है, वो तो आसानी से हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगी? एक्सक्रीट हो जाएंगी। वो ड्रग जो वाटर सॉल्युबल है वो आसानी से हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। कुछ ड्रग्स जो कि लाइपोफिलिक होंगी, जो क्या हो? लाइपोफिलिक हो। लाइपोफिलिक मीन वाटर लविंग, या लाइपोफिलिक किसको बोलते हैं? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। लाइपोफिलिक बोलते हैं जो कि हमारे पास लिपिड लविंग हो, जो लिपिड इन नेचर हो। ठीक है। सो इन ड्रग्स ने क्या होता है? इन ड्रग्स ने क्या करना है? या तो ये ड्रग्स फेज 1 से गुजरेंगी, मतलब फेज 1 के अंदर कुछ रिएक्शन हो रहे होते हैं, उन रिएक्शन से गुजर के ये ड्रग इस काबिल हो जाएगी कि ये वाटर सॉल्युबल बन जाए और हमारी बॉडी से क्या हो जाए? एक्सक्रीट हो जाए। या ये ड्रग फेज 1 से नहीं हो रही तो ये फेज 1 के बाद कहाँ जाती है? फेज 2 में जाती है। फेज 2 में ये इस काबिल हो जाती है कि हमारी बॉडी से क्या हो जाए? एक्सक्रीट हो जाए। और कुछ ड्रग्स फेज 1 में आती ही नहीं है, वो डायरेक्टली फेज 2 में आती हैं, और फेज 2 में आने के बाद वो हमारी बॉडी से क्या हो जाती है? एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम इन फेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं अभी अब फेज 1 रिएक्शन के हवाले से कि फेज 1 रिएक्शन क्या होता है। फेज 1 रिएक्शन का पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसके पर्पस को। ठीक है। सो फेज 1 के अंदर क्या होता है? इंट्रोड्यूस और अनमास्क फंक्शनल ग्रुप्स। लाइक इंट्रोड्यूस अनमास्क मतलब एक ड्रग है, उसके अंदर कुछ नए फंक्शनल ग्रुप फेज 1 के अंदर उस ड्रग के साथ कुछ नए फंक्शनल ग्रुप आके लग जाते हैं, या उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए थे, जो छुपे हुए थे, वो क्या हो जाते हैं? जाहिर हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे OH हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप हो गया, अमाइन फंक्शनल ग्रुप हो गया, सल्फर फंक्शनल ग्रुप हो गया, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास स्पेसिफिक कुछ हमारे पास एलिमेंट का कम्बिनेशन होता है, एटम का कम्बिनेशन होता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं। ठीक है। वो कंपाउंड की जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बहरहाल आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। सो हमारे पास फेज 1 के अंदर क्या होता है? कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते हैं? हमारे पास ड्रग के साथ आके लग जाते हैं। सो दरअसल यही रीज़न होता है, ये जो अभी मैंने जितने पीछे रिजल्ट डिस्कस किए थे उनके पीछे रीज़न जो है वो यही है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप आके ऐड हो जाते हैं या कुछ हट जाते हैं। तो अभी जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। सो एडिशन और अनमास्क फंक्शनल ग्रुप ऑन द ड्रग मॉलिक्यूल विद द हेल्प या थ्रू ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन के ऐड होने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या हाइड्रोजन के रिमूव होने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा रिडक्शन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन के हट जाने को, हाइड्रोजन के ऐड हो जाने को। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस, वाटर की मौजूदगी में जब कोई भी कंपाउंड टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, ये मैंने लास्ट में लिखे हुए वन बाय वन, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। सो इन सारे रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है? ड्रग की पोलैरिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पोलैरिटी समझते हो ना? जिस तरह हमारे पास HOH
हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर इज पोलर, और पोलर चीज़ें वाटर के अंदर क्या होती है, वाटर इज पोलर। सो चीज़ों को वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के लिए पोलर होना ज़रूरी है। सो इन सारे रिएक्शन की बनिस्बत ड्रग क्या बन जाती है, मोर पोलर बन जाती है एंड प्रिपेयर फॉर कंजुगेशन, और फेज 2 के लिए क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। डियर स्टूडेंट, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं इनको करवाने वाले कौन हैं, इनको करवाने वाले कौन हैं, एंजाइम्स हैं। दरअसल लिवर के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फेज 1 और फेज 2 या फेज 3 के रिएक्शन को क्या कर रहे थे, करवा रहे होते हैं। अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं? अच्छा, दूसरी बात ये कोई सिंगल एंजाइम नहीं है, मल्टीपल एंजाइम इन्वॉल्व हैं। जिस तरह हमारे पास साइटोक्रोम P450 सिस्टम, ये एक एंजाइम की पूरी एक फैमिली है, ये एक सिंगल एंजाइम का नाम नहीं है, ये पूरी एक फैमिली है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम आ जाते हैं जिनका नाम साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P4, साइटोक्रोम, ऐसे बहुत सारे इनके नाम। ये पूरी फैमिली है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फेज 1 के अंदर इन रिएक्शंस को करवा रहे होते हैं। इसके अलावा फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम, फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम, ये भी एक एंजाइम की पूरी फैमिली है। इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि फेज 1 के अंदर इन रिएक्शंस को करवा रहे होते हैं। इसके अलावा एस्टरेजेस है, इपॉक्सीडेज है, इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस है। सो ये सारे एंजाइम्स होते हैं, ये फेज 1 के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और ये एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, लिवर के अंदर, और इसके अलावा बाकी जो हमारे टिश्यूज हैं। सो जब ये एंजाइम लिवर में, सो ये रिएक्शन कहाँ कर रहे होंगे, लिवर में ही कर रहे होंगे। सो इसीलिए मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा होता है। अच्छा, फेज 1 के रिएक्शन दरअसल हैं कौन कौन से, फेज 1 के अंदर कौन कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं। सो फेज 1 के अंदर होता है हाइड्रोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है, OH फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जब किसी भी कंपाउंड के अंदर OH आ गया, वो कंपाउंड जिनमें OH होता है वो इजीली वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा एपॉक्सीडेशन, एपॉक्साइड का बन जाना, एपॉक्साइड में आगे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसके अलावा डी अल्काइलेशन, CH3 को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। और डी का मतलब होता है रिमूवल, डी मीन रिमूवल, डी का मतलब है रिमूवल। अल्काइलेशन, डी अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप को क्या हो जाना, हट जाना। डी अमाइनेशन, NH2 ग्रुप का क्या हो जाना, या अमाइन ग्रुप का क्या हो जाना, हट जाना। डी अमाइनेशन, अमाइन किसको बोलते हैं, NH2 को बोलते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन या वगैरह वगैरह। अब हम इन सारे ये जो अभी आपके सामने मैंने रिएक्शंस के नाम लिए हैं, इन रिएक्शन को 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको ज्यादा ये चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ओके जी स्टूडेंट, अभी हम 1 बाय 1 इन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सो पहला रिएक्शन हमारे पास क्या था, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, OH के ग्रुप के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं दरअसल आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये ड्रॉ की हुई है। ये एक ड्रग है, उसकी स्ट्रक्चर है। इस ड्रग का नाम क्या है, वारफ्रिन, बहुत ही आपने सुना होगा। वारफ्रिन जो होती है ना, ये हमारे पास एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है। ये क्या है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है। कोगुलेशन किसको बोलते हैं, खून के जमने को हम क्या बोलते हैं, खून के जमने को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, एंटी कोगुलेंट मतलब ये ऐसी ड्रग है जो कि खून को जमने नहीं देगी। कैसे, ये दरअसल विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज, ये एक एंजाइम होता है, ये उसको इनहिबिट कर रही थी, जिससे विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर रिसाइकल नहीं हो रहा था। एज ए रिजल्ट हमारे ब्लड के अंदर कोगुलेशन का प्रोसेस नहीं होता। अब ये वारफ्रिन है, ये हमारी बॉडी से इस फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होती, बहुत ही कम क्वांटिटी में, ये अनचेंज फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती। अब इसकी एक्सक्रीशन के लिए क्या ज़रूरी है कि इसी वारफ्रिन के ऊपर एडिशन हो जाए, किसकी, OH फंक्शनल ग्रुप की। सो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में इसी वारफ्रिन के ऊपर, इस पोजीशन नंबर 8 के ऊपर OH हो गया, इस पोजीशन के ऊपर, इसके ऊपर, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे OH फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते हैं, आके ऐड हो जाते हैं। जब इसी वारफ्रिन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हुए, तो इस वारफ्रिन से क्या बन गया, हाइड्रोक्सी वारफ्रिन बन गया। अब ये हाइड्रोक्सी वारफ्रिन जो होता है, ये हमारी बॉडी से आसानी से रीनल एक्सक्रीशन के जरिए निकल जाता है बॉडी से। सो इस हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस से क्या हुआ, एक ऐसी ड्रग जो कि हमारी बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रही थी, वो अब आसानी से क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, सेम इन केस अदर रिएक्शंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कोडीन की,
कोडीन के अंदर से सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप के हट जाने से, आप इसकी जब डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे, कोडीन के अंदर से सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप के हट जाने से ये कोडीन कन्वर्ट होता है किसमें, मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आइए मैं आपके सामने एक दो और मेन एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं फेज 2 के रिएक्शन को। डियर स्टूडेंट, वैसे अगर मैं इन फेज 1 के रिएक्शन को एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो ढेर और बेतहाशा एग्जांपल्स हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो मैं इन शॉर्ट आपको मेन जो कॉन्सेप्ट इसको ग्रैब कराने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, इनको देख के डर नहीं जाना। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की। ये दरअसल मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है एक ड्रग की जिसका नाम है लेवोडोपा। एट द एंड में डिस्कस भी करता हूँ कि लेवोडोपा हम क्यों देते हैं। इसको हम एल डोपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एल डोपा बोलते हैं। ये जो एल डोपा है ना, ये दरअसल क्या है, ये हमारे पास होता है प्रोड्रग। ये क्या है? प्रोड्रग। ये अभी हमने दी, मतलब अगर इसी फॉर्म में ये रहा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही ये ड्रग हमारी बॉडी में जाती है, सो हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है डोपा डी कार्बोक्सीलेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कि अब देखो इसके नाम से ही जाहिर है, डोपा डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सीलेज कार्बोक्सी ग्रुप कौन सा होता है? COOH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्साइल ग्रुप बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना। ये कार्बोक्साइल ग्रुप जब इस स्ट्रक्चर से हट जाता है, अब इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप कहाँ पे है? COOH। ये क्या है? कार्बोक्साइल ग्रुप है। अगर इसी एल डोपा से मैं इस कार्बोक्साइल ग्रुप को हटा दूं तो पीछे ये स्ट्रक्चर रह जाएगी, 1 कार्बन 2 कार्बन, साथ में NH2 लगा हुआ है। सो 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? NH2। दरअसल एल डोपा से जब ये कार्बोक्साइल ग्रुप हट जाता है, कौन हटाना है? एंजाइम का नाम क्या है? डोपा डी कार्बोक्साइलेज। सो इसी एल डोपा से क्या बन गया? डोपामीन बन गया। इस एल डोपा से क्या बन गया? डोपामीन बन गया। और डोपामीन के फायदे क्या होते हैं? डोपामीन कॉज हैप्पीनेस। डोपामीन की डिफिशियंसी से हमें होती है पार्किंसन डिजीज़। ये एक मूवमेंट डिजीज़ होती है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है वो उसकी मूवमेंट जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती। और डोपामीन की ज़्यादा होने से क्या होता है? साइकोसिस हो जाता है। एक ऐसी स्टेट जिसमें बंदे को हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन होते हैं, बैठे बैठे उसको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। कब? कि जब डोपामीन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। बहरहाल वो अभी हमें टॉपिक नहीं है। सो डोपामीन कैसे बना? कि जब इस एल डोपा से कार्बोक्साइल ग्रुप क्या हो गया? हट गया। ठीक है, सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डी कार्बोक्साइलेशन भी इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डी कार्बोक्सीलेशन। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि डी कार्बोक्साइलेशन में क्या हुआ? एक कार्बोक्साइल ग्रुप के हट जाने से एल डोपा किस में कन्वर्ट हो गया? डोपामीन में। अब ये डोपामीन जो है ना, ये एक्टिव है। दरअसल ड्रग होती क्या है यार? सिंपल सी बात क्या है, मैंने डोपामीन की स्ट्रक्चर देखी जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहा है। मैंने डोपामीन की स्ट्रक्चर देखी, ये स्ट्रक्चर थी। मैंने क्या किया? कुछ ड्रग, कुछ कंपाउंड्स लिए, उनमें से देखा जो स्ट्रक्चर बिल्कुल डोपामीन जैसी थी उसको मैंने यूज़ किया, और इसी स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को मैंने क्या किया? डोपामीन का नाम दिया, या इसको मैंने कोई स्पेसिफिक ड्रग का नाम दिया। दरअसल हम ड्रग्स में कर क्या रहे होते हैं? ड्रग्स कैसे बना रहे होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाए, अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर कम या ज़्यादा हो जाए, हम उसकी स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं। उसी स्ट्रक्चर को देख के उस जैसे ही कोई कंपाउंड तलाश करके ले आते हैं, वो अपना एक्शन दिखा रहा होता है। हमारी बॉडी की तरह ड्रग क्या कर रही होती है? मिमिक कर रही होती है। सो ड्रग ने क्या करना है? मिमिक करना है। अब आगे देखते हैं, यही डोपामीन है। अगर इस डोपामीन में मैं इस 1 पोजीशन के ऊपर एक OH ग्रुप की एडिशन कर दूं, यही डोपामीन है, सेम वही स्ट्रक्चर है, जस्ट मैंने क्या किया है? इस 1 पोजीशन के ऊपर OH की एडिशन की है। सो OH की एडिशन को हम क्या बोलते हैं? अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं जी प्यारे। OH की एडिशन को हम क्या बोलते हैं? OH की एडिशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीलेशन। OH की एडिशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीलेशन। सो जब इसी डोपामीन के साथ हाइड्रोक्सीलेशन हुई, एंजाइम का नाम क्या है? डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सीलेज। तो इस एंजाइम ने क्या कर देना है?
अच्छा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, जब बीटा पोजीशन के ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप की एडिशन होती है, सो ये डोपामिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉर एड्रीनलिन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉर एड्रीनलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हाट इज नॉर एड्रीनलिन? नॉर्थ अमेरिका वाले इसको बोलते हैं नॉर एड्रीनलिन, जबकि बाकी जो कंट्री जिस तरह US है वो इसको बोल रहे थे नॉर एपिनेफ्रिन। इसको क्या बोल रहे थे? नॉर एपिनेफ्रिन। और नॉर एपिनेफ्रिन क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अलावा ये हार्मोन के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। हमारा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका एक्टिवेट होना किसकी वजह से होता है? नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से हो रहा होता है। और जब इसी नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर आप देखो यहाँ पे NH2 है ना, NH2 में से इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 2 बॉन्ड बनाए हुए, एक हाइड्रोजन से बनाया हुआ, दूसरा भी किससे बनाया हुआ है? हाइड्रोजन से। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे CH3 लगा दूँ, एक हाइड्रोजन को हट के सिर्फ CH3 का ऐड हो जाना, और CH3 के ऐड होने को हम क्या बोलते हैं? मिथाइलेशन बोलते हैं। सो जब इस एक हाइड्रोजन की पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप आके ऐड हो जाता है, और CH3 के ऐड होने को हम क्या बोलते हैं? मिथाइलेशन बोलते हैं। सो इस नॉरएपिनेफ्रिन से क्या बन गया? एपिनेफ्रिन बन गया, जो कि क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन का भाई ही है। इन दोनों में ज़्यादा एक्टिव कौन होता है? नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा एक्टिव होता है। सो डियर स्टूडेंट, बात का खुलासा क्या हुआ कि जब हमारे पास इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से किसी पोजीशन के ऊपर किसी फंक्शनल ग्रुप के ऐड हो जाने से या रिमूव हो जाने से ड्रग ने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो जाना है? कन्वर्ट हो जाना है। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे फेज 2 के रिएक्शंस को। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं फेज 2 के रिएक्शंस को। फेज 2 के रिएक्शन को हम कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कंजुगेशन के नतीजे में ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। मोस्टली ज़्यादातर ड्रग्स क्या हो जाती हैं? इनएक्टिव हो जाती हैं और वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं। जब कोई भी ड्रग वाटर सॉल्युबल हो गई और जब उस ड्रग का गुजर किडनी से होगा, सो वो इजिली यूरिन के अंदर क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता जाऊं, वो ड्रग जो लाइपोफिलिक हैं और जिनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। अब एक ड्रग है वो लाइपोफिलिक है, ठीक है, और उसकी मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रही। लाइपोफिलिक हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती। सो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे ब्लड में रहेगी, और जब तक वो ब्लड में रहेगी तब तक वो अपना इफेक्ट शो करती रहेगी। सो फेज 2 का पर्पस क्या है? सबसे पहली बात क्या है? कंजुगेट मिल जाना। द न्यूली रिवील्ड मोइटी बोलते हैं किसी भी यूनिट को या कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ऑफ ए ड्रग विद एंडोजीनियस मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एंडोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि वो हमारी बॉडी के अपने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंडोजीनियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहे होते हैं? यही कंजुगेशन का रिएक्शन कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक है ग्लूकुरोनिक एसिड। अब ये ग्लूकुरोनिक एसिड जो होता है, दरअसल ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये ड्रग के साथ जाके बाइंड हो जाता है। अब लेट्स सपोज ये एक ड्रग थी और उसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड जाके क्या हो गया? बाइंड हो गया। सो ये ड्रग क्या हो गई? पहली बात क्या, इनएक्टिव हो गई। मोस्ट केसेस के अंदर क्या हो जाती है? वो ड्रग इनएक्टिव हो गई, क्योंकि वो अब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि उसके साथ आगे क्या लग गया है? ग्लूकुरोनिक एसिड लग गया है। और दूसरी बात क्या है? ये वाटर सोल्यूबल बन गई। सो अब ये ड्रग हमारी बॉडी से इजिली निकल सकती है। सो फेज 2 के अंदर एक रिएक्शन क्या हो जाएगा? ग्लूकुरोनिडेशन हो जाएगा। एडिशन ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड इज कॉल्ड ग्लूकुरोनिडेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सल्फेट किसको बोलते हैं? SO4 नेगेटिव ड्रग। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड के साथ मिल सकती है। सो जब SO4 ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा, सो ये ड्रग क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी और वाटर सोल्यूबल बन जाएगी। सो SO4 ग्रुप के ऐड हो जाने को हम क्या बोलते हैं? सल्फेशन बोलते हैं। सो फेज 2 के अंदर एक रिएक्शन हो गया ग्लूकुरोनिडेशन, इसके अलावा सल्फेशन। तीसरा ग्लूटाथायोन। ये ग्लूटाथायोन दरअसल एंटीऑक्सीडेंट है, इसको हम डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं। डिटॉक्सिफाई, टॉक्सिक चीज को क्या कर देना? बॉडी से रिमूव कर देना। एंटीऑक्सीडेंट है। सो जब ये हमारे पास ग्लूटाथायोन किसी भी ड्रग के साथ बाइंड होगा, सो ये उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। सो
फेज 2 के अंदर ये रिएक्शन हो रहे हैं टू मार्कली इंक्रीज वाटर सोल्युबिलिटी एंड प्रोमोट एक्सक्रीशन। अब इन तीनों के मेनली तो ये तीन है, इसके अलावा बाकी भी होते हैं। इन तीनों के एडिशन की वजह से या फेज 2 के रिएक्शन की वजह से ड्रग ने क्या हो जाना है, वाटर सोल्युबल हो जाना है। जब वो वाटर सोल्युबल होगी तो वो आसानी से हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो सकती है। इसके अंदर एंजाइम्स कौन से, बहुत सी इंटरेस्टिंग सी बात है, यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज, यूजीटीएस इसको हम बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज। इसके अलावा सल्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स, इसके अलावा ग्लूटाथायोन। अब देखो इस एंजाइम ने क्या करना है, एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड करवाना है। सल्फो ट्रांसफेरेज ने क्या करना है, एडिशन ऑफ सल्फेट करवाना है। ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज ने क्या करना है, एडिशन ऑफ ग्लूटाथायोन। इसके अलावा बाकी भी हैं, एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारे एंजाइम्स हैं फेज 2 के अंदर भी जो कि ड्रग को क्या कर रहे होते हैं, मोर हाइड्रोफिलिक बना रहे होते हैं। एज रिजल्ट ड्रग इजिली हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रीनली एक्सक्रीट हो जाती है। आउटकम क्या निकला फेज 2 का, फेज 2 का नतीजा क्या निकला, मोस्ट कंजुगेटेड मेटाबोलाइट्स आर इनएक्टिव। जितने भी हमारे पास कंजुगेटेड मेटाबोलाइट है उसमें मोस्टली क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। जब वो इनएक्टिव हो गए तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड एक्सक्रीटेबल, और वो हमारी बॉडी से आसानी से एक्सक्रीटेबल भी बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फेज 1 और फेज 2 का पर्पस क्या हुआ, ड्रग का हमारी बॉडी से निकल जाना। मेन पर्पस क्या है, ड्रग का हमारी बॉडी से रीनली क्या हो जाना, एक्सक्रीट आउट हो जाना। ओके डियर स्टूडेंट, अभी मैं एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगा फेज 3 के हवाले से। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फेज 1 फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों के जहन में डाल चुका हूँ कि फेज 3 होते हैं, तो फेज 3 को एक्सप्लेन किए बगैर अच्छी बात नहीं होगी। सो मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं फेज 3 रिएक्शन को। फेज 3 के अंदर दरअसल क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फेज 1 और फेज 2 कहाँ हो रहे हैं, लिवर सेल्स में हो रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जितने भी हमने फेज 1 फेज 2 के रिएक्शन पढ़े, ये कहाँ हो रहे हैं, लिवर सेल के अंदर हो रहे हैं। लेट्स सपोज दिस वन इज सेल, और ये ड्रग थी, ये लिवर सेल के अंदर क्या हो गई, मेटाबोलाइज हो गई, टूट गई, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होगी, चेंज होगी। अब फेज 3 में क्या होता है, दरअसल कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व हैं जो क्या करेंगे, इस ड्रग्स को यहाँ से बाहर लेके जाएंगी, या बाहर से कुछ ड्रग को अंदर लेके आएंगी। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पे, आफ्टर द ड्रग इज प्रोसेस्ड इट नीड टू लीव द सेल। जब एक ड्रग के साथ प्रोसेस हो गया, कौन कौन सा, फेज 1 का और फेज 2 का, फेज 1 और फेज 2 का जब प्रोसेस हो गया, अब इसका मतलब कि ड्रग ने सेल से निकल जाना है। सो सेल से निकलने के लिए एंड अल्टीमेटली बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। अब फेज 3 के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ने क्या करना है, इन ड्रग्स को अंदर से क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। यूजुअली 2 मेन प्रोटीन्स, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये ज़्यादातर मेन 2 किस्म के ट्रांसपोर्ट, एक हम बोलते हैं ABC ट्रांसपोर्टर, एक को हम बोलते हैं SLC ट्रांसपोर्टर। ABC का मतलब क्या हुआ, ATP बाइंडिंग कैसेट्स, ATP बाइंडिंग कैसेट्स। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, ड्रग्स को अंदर से बाहर लेके आ रही होती हैं। जिसकी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, P ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो P ग्लाइकोप्रोटीन है ना, जो हमारे कीमोथेरेपी के ड्रग्स होते हैं, ये इन ड्रग्स को सेल के अंदर से बाहर ला रही होती है। इसके अलावा SLC सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर, ये कोई ट्रांसपोर्टर है जो ड्रग्स को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लेके आ रहे होते हैं। सो यही तक था फेज 3। डियर स्टूडेंट, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अंदर कितने फेजेस थे, मेन 2 फेजेस थे। फेज 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेज 1 के अंदर क्या हो रहा था, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। फेज 2 के अंदर क्या हो रहा था, कंजुगेशन हो रहा था। ओके, अब मैं आपको उन सवालात के जवाब देता हूँ। पहला सवाल क्या था कि ज़्यादातर ड्रग्स को हम ऑरली क्यों ले रहे होते हैं, इसकी वजह क्या है कि ड्रग जैसे ही हमारे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। जब ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच जाती है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन से इस ड्रग ने डायरेक्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक वीन अटैच्ड होती है। उस वीन ने क्या करना है, इस सारी की सारी ड्रग को सबसे पहले कहाँ लेके जाना है,
लिवर के पास लेके जाना है। और लिवर के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है। सो मेटाबॉलिज्म के अंदर ये ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है सो आसानी से कमेंट में कर सकता है।